हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 10 दोनों कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इसमें बिहार दर्शन जो पार्ट 1 है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 10, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर थे इसलिए मैंने एक ही में इंक्लूड कर लिया है। तो आपको दोनों चैप्टर आज ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी क्लासेस मिलती हैं। बाकी टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है आपको यहाँ से बता दी जाती है। बीपीएससी की जो क्लासेस हैं आपको डेली 2 बजे मिलती हैं। इसमें हम लोग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, यानी एससीईआरटी चैप्टर नंबर जो आज का है 9 और 10 दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कल से हम लोग क्या करेंगे, क्लास 6 की जो है, आज मतलब क्लास 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी। कल से हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने क्लास 6 की हिस्ट्री यानी मॉडल हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर के देख सकते हैं। यहीं पे आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको वहां पे मिल जाएंगी। कल से हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं, यानी आज जो है ये क्लास 6 की ज्योग्राफी का लास्ट मतलब क्लास है, क्योंकि इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 दोनों डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो बात कही गई है, देखिए सारा मतलब कहानी के तौर पे बताया गया है, तो कहानी को हम लोग स्किप करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है यानी जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें ये बात कही गई वह बस द्वारा सबसे पहले यानी एक ट्रिप के बारे में बताया गया, क्योंकि बिहार दर्शन के बारे में चैप्टर में है। तो ये जो बुकें छपती हैं ये क्लास मतलब छोटे बच्चों के लिए होती हैं। तो ये बुकें जो है कहानी के तौर पे प्रिंट होती हैं, ठीक है। तो हम लोग कहानी को छोड़ देंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये बात कही गई है, जो सबसे पहले है बोध गया पहुंचे, यानी जो ट्रिप गई थी बच्चों की वो कहाँ पहुंची, बोध गया। तो ये ध्यान रखना, बोध गया जो है वो कहाँ है, बिहार में है। बच्चों ने पहले महाबोधि मंदिर देखा, यानी जो महाबोधि मंदिर है वो कहाँ पे है, बोध गया में है। ये आप देख सकते हैं, जो ये बना हुआ है मंदिर, ये वाला, ये महाबोधि मंदिर मतलब जो है महाबोधि मंदिर है, जो कि गया में है, मतलब बोध गया में है, जो कि पड़ता है पटना में, ठीक है। इस मंदिर को विश्व धरोहर में गिना जाता है, यानी जो ये मंदिर है ये कहाँ है, विश्व धरोहर में इसको गिना जाता है। इतना ज्यादा ये जो मशहूर मंदिर है। तो ये कहाँ पे है, बोध गया है, पटना में, मतलब बिहार राज्य में है। इस मंदिर में धन्वंतरि बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन के बाद सबसे पहले मंदिर के पीछे स्थित बोधि वृक्ष है, यानी जो बोधि वृक्ष इसी के पीछे है उसको देखा। इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये ध्यान रखना, कौन सा वृक्ष था, बोधि वृक्ष, जो कि पाया जाता है कहाँ, महाबोधि मंदिर के पीछे, ठीक है। वहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे, यानी जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद वो गौतम बुद्ध कहलाए जाने लगे थे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके कई बौद्धिक भिक्षु भगवान बुद्ध की आराधना कर रहे थे। इस मंदिर के बगल में स्थित जो है मुचिलिंद सरोवर में बच्चों ने मछलियों को दाना खिलाया, यानी जो इसी के पास में क्या स्थित है, कौन सा सरोवर है, मुचिलिंद नाम का एक सरोवर है, वो यहीं पर स्थित है, इसी के बगल में जो ये मंदिर है। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, वहां के बच्चों ने फगलू नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर देखने पहुंचे। तो इसी के पास में जो दूसरा मंदिर स्थित है वो कौन सा है, विष्णुपद मंदिर जो है इसी के तट के पास में स्थित है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इन मंदिर को काले पत्थरों से रानी अहिल्याबाई ने बनवाया, यानी जो ये मंदिर बने हुए कौन से मतलब अगर पूछा जाए कौन से पत्थर से बने, तो काले पत्थरों से इनको अहिल्याबाई ने बनवाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में यह जो है पितृपक्ष का मेला 15 दिनों के लिए लगता है। देश के कोने कोने से आकर के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति हेतु यह पिंडदान करते हैं। विष्णुपद से सभी बच्चे दोपहर 12 बजे के आसपास राजगिरी पहुंचे। राजगिरी के मार्ग में जल कुंड में हाथ पांव धोने के बाद बच्चों का जो है थकान मिट गया, यानी जो राजगिरी है, ठीक है, राजगिरी के जो गर्म है जल कुंड है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, राजगिरी के गर्म जलकुंड। अब बात कर लेते हैं संत स्पूत जो है राजगिरी, यानी जो ये बना हुआ है ये राजगिरी है। इसमें जो बात कही गई, राजगिरी चारों ओर पहाड़ियों
से घिरा हुआ है, यानी जो राजगिरी मंदिर है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में गंधक है, इसीलिए यहाँ से गर्म पानी का जो है स्राव होता है। ठीक है। बच्चों ने मनियार मठ, जरासंध का अखाड़ा देखा तथा शांति स्तूप देखने के लिए, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ चलते हैं। यह शांति स्तूप पहाड़ी पर स्थित सफेद जो है गुंबदाकार स्तूप है। तो ये याद ध्यान रखना कि गुंबदाकार जो स्तूप है वो कहाँ पर है, शांति स्तूप पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, जिसके चारों दिशाओं में महात्मा बुद्ध की 4 प्रतिमाएं अलग अलग मुद्राओं में लगी हुई हैं। तो इसकी तरफ जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई है अलग अलग मुद्राओं में लगी हुई हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के लिए, यहाँ से नहीं आएगा, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए मेन पॉइंट जो है उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये सब कहानी दी गई है तो ये हमको पढ़नी नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें बात कही गई है नालंदा में 5वीं सदी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय जो था के खंडहर, ये जो बना हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, उसका एक खंडहर है, यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय था ये वही है के अवशेष रूप में है। यह विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात है। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है कहाँ है, बिहार में है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी, यानी जब नालंदा विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन कराने जाते थे तो उसके लिए पहले प्रवेश परीक्षा भी होती थी। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते थे तभी जाके एडमिशन होता था। देश विदेश के लगभग 10,000 छात्र यहाँ पर आते थे, मतलब यहाँ रह करके जो अध्ययन करते थे। बच्चों ने पुस्तकालय छात्रावास को देखा। यहीं पर एक संग्रहालय में कई दुर्बल पांडुलिपियां या मूर्तियां देखी। ठीक है, तो वहां पे क्या पाई जाती, पांडुलिपियां भी हैं और मूर्तियां भी मिलती हैं। आगे चलते हैं। पावापुरी स्थित जल मंदिर जो है देखने पहुंचे, यानी जो पावापुरी स्थित जल मंदिर है वो भी बिहार में ही पाया जाता है। जल मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन किए, यानी जो भगवान जो पावापुरी मंदिर है वहां पे कौन भगवान है, महावीर जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। तालाब में मछलियों के और कमल के फूल प्राकृतिक रूप से मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। यही वह जगह है जहां भगवान महावीर ने शरीर त्याग करके महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी जहां पर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था तो वही ये जगह है जल मंदिर। ठीक है, पावापुरी में उन्होंने अपना जो शरीर त्याग दिया था तो महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। इसमें जो बात कही गई है, यानी कि इसी के बगल में नवादा जिला है जहां ककोलत जल प्रताप अपने ठंड जल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी के पास एक नवादा जिला है, वहां पर क्या है, ककोलत जल प्रताप है, वो वहां का जो जल है काफी ठंड है, इसके लिए वह प्रसिद्ध है। तो कहाँ, कौन से जिले में है, नवादा जिले में है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ, क्योंकि यहाँ से अभ्यास शुरू है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 10। देखिए ये छोटे छोटे चैप्टर थे, मतलब इसमें छोटे ही छोटे पॉइंट दिए गए, क्योंकि बिहार के बारे में बताया गया है कि बिहार में कौन सा कौन सा मंदिर है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये वहीं पर स्थित है, बिहार राज्य में ही। तो यही सब बताया गया है कि उसमें वहां पर कौन कौन सी जो मंदिर हैं, कौन से स्तूप पाए जाते हैं, तो इस बारे में दिया गया था चैप्टर नंबर 9 में। तो चैप्टर नंबर जो 9 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रहा चैप्टर नंबर 10। ये छोटे चैप्टर थे इसीलिए मैंने एक में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि बिहार दर्शन के बारे में उसमें पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। इसमें जो बात कही गई है ये भी कहानी के तौर पे ही बताया गया है, तो हम लोग कहानी को स्किप करेंगे। इसमें बात कही गई है जो सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा, पटना का गोल घर, पटना संग्रहालय तथा पटना सिटी स्थित तख्त हर मंदिर साहिब घूमने जाएंगे। यानी जो इतने बताए गए, यानी सासाराम जो स्थित शेर शाह का मकबरा है वो भी पटना में है। ठीक है, पटना का गोल घर जो है वो भी वही है, संग्रहालय है, पटना सिटी है स्थित तख्त हर मंदिर जो साहिब घूमने, मतलब ये सारे जो हैं, मतलब ये जो बताए गए हैं ये सारे पटना में पाए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि सासाराम जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है। तो जो सासा राष्ट्रीय जलमार्ग है, मतलब राजमार्ग जो है संख्या 2 के किनारे रोहतास जो है जिला उसका मुख्यालय है।
और यहाँ से दिल्ली मतलब है हवाटा को जोड़ने वाली ग्रेट कोड रेलवे लाइन भी गुजरती है। तो जो दिल्ली को जोड़ती है वो ग्रेट कोड जो रेलवे लाइन है वो भी यहीं से गुजरती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो जो शेर शाह का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो रोहतास जिले में स्थित है, मतलब बिहार में। ठीक है, ये ध्यान रखना। शेर शाह ने हुमायूं को मतलब हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। यह मकबरा शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाना प्रारंभ कर दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए जो शेर शाह का मकबरा है वो उनकी मृत्यु के बाद बना या फिर उन्होंने अपने ही जीवन काल में बनाना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने अपने ही जीवन काल में बनाना शुरू कर दिया था। और उन्होंने हराया किसको था, हुमायूं को हरा करके वो गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा किसको उन्होंने हराया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है जो लाल पत्थरों से बना हुआ है, यानी जो मकबरा इनका बनाया गया है कौन से पत्थरों से बना है, लाल पत्थरों से बनाया गया है। ठीक है, मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच है, यानी जो ये मकबरा है वो तालाब के बीचों बीच है और वहां तक जाने के लिए बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरा तक बनी हुई है। यानी जब मकबरा के पास आपको जाना है तो क्या बना है, पुलिया बनी हुई है जो मकबरा से जुड़ी हुई है। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है और इसके कर्मचारी इसे देखरेख करते हैं। तो यानी जो ये मकबरा है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के अंतर्गत है, यानी वो लोग इसकी देखरेख करते हैं। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये गोल घर है, पटना में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए गोल जो घर है वो कहाँ पाया जाता है, तो पटना में पाया जाता है। जो मतलब देखा हुआ ऐसे ये बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई है गोल घर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसमें जो बात कही है, यह जगह पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। गोल घर की गोल दीवारों पर एक सूचना जो है पट लगी है जिसमें गोल घर के संबंध में कई जानकारियां दी गई हैं। उसमें लिखा है कि इसका निर्माण कैप्टन जॉन गालस्टीन ने सन 1786 ईस्वी में अनाज के सुरक्षित भंडार के उद्देश्य से करवाया था। तो यानी जो गोल घर है वो किसने बनवाया था, कैप्टन जॉन गालस्टीन ने सन 1786 में इसका बनवाया था जो गोल घर है। ठीक है, क्यों बनवाया था, क्योंकि अनाज को उनको सुरक्षित रखना था ताकि दुर्भिक्ष या अकाल के समय इस अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। इसकी दीवारें जो हैं 7 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची हैं, यानी इनकी जो ऊंचाई है वो 96 फीट है और जो मोटाई है दीवारों की वो 12 फीट है। इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस समय सीढ़ियां चढ़कर गोल घर के ऊपर पहुंचे वहां से पूरा पटना शहर दिखाई देता है, यानी इतनी ऊंचाई है कि वहां से पूरा पटना का शहर दिखता है। उत्तर दिशा में गंगा नदी बिल्कुल पास से बहती है, दूर पूरब में महात्मा। तो जो गंगा नदी है इसके उत्तर में बहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोल घर जो है यानी जो नदी है गंगा नदी वो गोल घर के किस तरफ बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पटना संग्रहालय है जो ये चित्र बना हुआ है। आगे चलते हैं। गांधी सेतु दिखाई पड़ता है जिसका विस्तार दूर तक दिखाई देता है। गांधी मैदान का विहंगम जो है खुला क्षेत्र और एक किनारे पर स्थित है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तथा चारों ओर ऊंची इमारतें बहुत ही आकर्षक लगती हैं। ठीक है, तो इतनी ये जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है तो इसके चारों ओर जो ऊंची इमारतें बनी हुई हैं काफी वो आकर्षित लगती हैं। अब बात करते हैं आगे। आगे जो कहा गया है गोलघर के निकट में ही पटना संग्रहालय स्थित है। ठीक है, यह स्कूल बच्चों की रियासती दर पर प्रवेश टिकट मिलता है। टिकट लेने के बाद हम मतलब लोग अंदर गए। चारों ओर बड़ा सा बगीचा था और और बीच में संग्रहालय का भवन है, यानी आसपास बगीचा है और बीच में जो संग्रहालय का भवन है। हमारे यह भवन जो है राजस्थानी शैली में बना हुआ है। तो यानी जो संग्रहालय बना हुआ है यानी जो भवन बनाया गया है गोल घर, ये राजस्थानी शैली में बना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी शैली में बनाया गया है, राजस्थानी शैली में बनाया गया है। संग्रहालय के बगीचे में सामने ही तोप रखे हैं, यानी जो संग्रहालय बना हुआ है उसके बगीचे में सामने ही तोप रखा हुआ है। ये तोबे अंग्रेजी शासन की हैं।
चारों ओर कई बड़ी बड़ी दुर्लभ मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। मुख्य भवन में घुसते ही एक विशाल पेड़ रखा हुआ है, देखा जो लगभग 5,000 वर्ष पुराना है। यानी जो इसके वहां पे पेड़ जो मिलेगा आपको वो 5,000 वर्ष पुराना है और उसकी लकड़ियां अब पत्थरनुमा हो गई हैं। यह पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म का उदाहरण है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पुराना है क्योंकि 5,000 साल पुराना है, तो जो उसके पत्थर की लकड़ियां हैं यानी जो पेड़ की लकड़ियां वो पत्थरनुमा हो गई हैं। संग्रहालय में भगवान बुद्ध और जैन तथा मौर्य काल के महत्वपूर्ण मूर्तियों के सिक्के और बर्तनों को देखा गया है, यानी वहां पर ये सुरक्षित हैं। सभी वस्तुओं के पास नाम सहित उनकी आयु उपयोगिता लिखी हुई है, जिसे पढ़कर उसके बारे में समझा जा सकता है। यानी अगर आप देखेंगे उसको समझेंगे तो उसके बारे में उसकी उपयोगिता भी लिखी हुई है कि इसकी क्या उपयोगिता है, यानी कि अगर आप देखें तो पढ़ के आप समझ सकेंगे। वहाँ एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ है। ठीक है, यह राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को मिले उपहार एवं वस्तुओं को स्मृति के रूप में रखा गया है। तो यानी जो अगर आपसे पूछा जाए राजेंद्र जो कक्ष है वो कहाँ पे बना हुआ है, तो ये पटना में मतलब बिहार राज्य में बना हुआ है। आगे चलते हैं। संग्रहालय में रखी गई किसी वस्तु को कभी छूना नहीं चाहिए। वहां हर जगह ऐसी सूचनाएं लिखी थी। हर कमरे में दीवार पर कैमरे लगे हुए हैं, अगर कोई छुएगा तो कैमरे में, ये अलग बात है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यह पत्थर की एक जो है सुंदर सी मूर्ति थी जिस पर यक्षिणी लिखा हुआ था। ठीक है, तो जो वहां पर एक मूर्ति बनी हुई थी सुंदर सी, उस पर क्या लिखा हुआ था, यक्षिणी लिखा हुआ था। यह मूर्ति दीदारगंज में मिली थी। तो ये जो यक्षिणी नाम की जो एक जो मूर्ति पाई गई थी जिसपे यक्षिणी लिखा हुआ था, वो जो मूर्ति कहाँ मिली थी, दीदारगंज में मिली थी। वह मूर्ति बहुत ही चमक रही थी और उसके गले में एक हार भी था। ठीक है, हम सब ने घूम घूम कर पूरा संग्रहालय देखा। तो जो यक्षिणी नाम की जो उस पर यक्षिणी लिखा हुआ जो मूर्ति मिली वो कहाँ है, दीदारगंज की है, ये ध्यान रखना। अब ये जो है तख्त हरमंदिर साहिब है, ये भी पटना सिटी में है। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है व्हाइट संगमरमर का बना हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें बात ये कही गई कि जो पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी देखेंगे, यानी इनका जो जन्म स्थान कहाँ है, पटना में है। ठीक है, पटना सिटी में है। इसे तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहते हैं, यानी श्री हरमंदिर जो है वो कहाँ है, पटना में है। सफेद संगमरमर से बना यह गुरुद्वारा भव्य है, यानी काफी सुंदर है, काफी भव्य बनाया गया है। यह सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर यह भव्य मेला लगता है। यहाँ देश विदेश के सिख भाग लेने आते हैं। इस पवित्र स्थल पर हम लोग अपने सिर पर रुमाल रख कर गए। अंदर गुरु ग्रंथ जो साहिब रखा हुआ था, और तो ये जो बना हुआ है ये आप लोग ध्यान रखना। जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनका जो हर मंदिर बना हुआ है, यानी श्री हरमंदिर साहिब जो बना हुआ है वो आपका पटना सिटी में है, और ये व्हाइट संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, गुरुवाणी पढ़ी जा रही थी। बाहर निकलने पर प्रसाद मिला। यहाँ लंगर भी चलता है, यानी जो लंगर होता है, अगर आपसे पूछा जाए जो लंगर है वो क्या है, तो देखिए जो लंगर होता है वो क्या होता है, एक सामूहिक रूप से लोगों को खाना खिलाया जाता है। यानी जो रसोई होती है वहाँ पे जो ये स्थल है वहाँ पे क्या होता है, लोग बैठे होते हैं लाइन से और वहाँ पे उनको खाना खिलाया जा रहा होता है। तो जो खाना खिलाया जाता है उसी को लंगर कहते हैं। ठीक है, जहाँ लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है, वही बात लिखी हुई कि यहाँ पे लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। तो ये ध्यान रखना, लंगर किसे कहते हैं, तो ये सिखों के नाम से प्रसिद्ध है। सिखों की एक भाषा है, वहाँ पे सिखों के उसमें कहते हैं लंगर, जो सामूहिक रूप से भोजन कराया जाता है। हम लोग बस में बैठकर घर लौट आए। तो ये कहानी थी, यानी तो ये चैप्टर यहीं तक था। अब यहाँ से जो अभ्यास शुरू है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, पटना में है। ठीक है, ओ हरि गोविंद सिंह का जो मंदिर बना हुआ है वो भी पटना सिटी में है। गोल घर कहाँ अवस्थित है, ये भी पटना में है। दीदारगंज कहाँ है, ये भी पटना में है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें क्या कहा गया है वो भी ध्यान रखना, यानी कौन सा मंदिर कहाँ पे है। जो श्री हरमंदिर साहिब है, ये जो गुरुद्वारा है ये आपका पटना सिटी में है, तो ये ध्यान रखना है। ये व्हाइट संगमरमर का बना हुआ है।
वहाँ पे जो लंगर है, लंगर को क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से जो खाना खिलाया जाता है लोगों को निःशुल्क। बात ये की गई, यानी जो एक पत्थर है यानी सुंदर मूर्ति पाई गई, उस पे एचडी लिखा हुआ है, वह जो मूर्ति है दीदारगंज में मिली हुई है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारे मतलब जो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिहार के बारे में ही बताया गया है, यानी बिहार में जो संग्रहालय है, ठीक है, जो गोल घर बनाया गया है ये कहाँ पे है, ये भी बिहार में, इसकी क्या विशेषता, आखिर क्यों बनाया गया, किस सन में बनाया गया, तो यही सब इस चैप्टर में दिया गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने क्लास 6 की भी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट, मतलब ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली, क्योंकि हिस्ट्री पूरी कंप्लीट ही हो चुकी थी। तो कल से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 कल आपको क्लास मिलेगी, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। ऐसे ही करके हम लोग सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आपको जो 5 बजे क्लास मिलती है उसमें हम लोग सोशल साइंस कवर कर रहे हैं, यानी एसएसटी कवर कर रहे हैं। तो उसमें एनसीईआरटी की थ्योरी चल रही है, उसमें क्लास 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे आपको जो यहीं पे जो आपको 3 बजे क्लास मिलती है, यानी जो आपको 3 बजे क्लास मिलती है, इसमें हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो आपको 3 बजे क्लास मिलती है इसमें हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये आपको मतलब इसमें सीडीपी का हो चुका है, मैथ पेडागोजी के भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं। जो 28 जनवरी मतलब 28 दिसंबर 2022 का जो आपका सेट मतलब एग्जाम हुए थे ऑनलाइन, उसका एक पूरा मैंने सेट डिस्कस किया हुआ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा। अब हम लोग उस 3 बजे की क्लास में प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं। डेली आपको सीरीज मिलेगी, यानी डेली क्लास जो मिलेगी उसमें हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, और उसमें सारे सेट यानी 2022 में जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, जितने भी शिफ्ट में, वो सारे आपको मिलेंगे। पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग डेली 3 बजे ज्वाइन करिएगा। उसमें सारे मतलब ये नहीं कि सीडीपी के ही प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, उसमें हिंदी भी होगी, मैथ भी होगी, और साथ ही साथ ईवीएस की भी क्लास मिलेगी आपको। ठीक है, तो सारी सब्जेक्ट के हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपको 3 बजे क्लास मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी अपने शेयर कीजिएगा। कल हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1, तो कल की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा।